What is up bros, this is Jay back with another video and भाइयों मेरी फीड में दोबारा से मीम्स आने शुरू हो गए धुरंधर के. People are making these धुरंधर without propaganda वाले memes and इसी के ऊपर मैं वीडियो बनाना चाह रहा था but then I found this video called How Dhurandhar Caused a Civil War in Bollywood, Who Will Win by the Sham Sharma Show. तो मैंने सोचा क्यों ना इसको देखा जाए. Let's watch this. जब से धुरंधर निकल के आई है उसके बाद मैंने सोशल मीडिया पे कुछ वीडियोस देखे हैं जो दिखाते हैं कि अगर वाईआरएफ धुरंधर बनाती तो वो कैसा दिखता. उस वक्त पाकिस्तान की हालत बहुत खराब थी, मुझसे देखा नहीं गया और इसलिए इंसानियत के खातिर आपने आईएसआई ज्वाइन किया. हम तो बस हिंदुस्तान से दोस्ती करना चाहते हैं. लगता है सान्याल सर से कोई गलती हो गई है. ये सब असली विलन अब पाकिस्तान का इस मूवी में असली विलन सान्याल सर खुद हैं. वही निकले वो दोनों देश के दुश्मन जो दोनों देशों में फूट पड़वा के प्रॉफिट्स ले रहे हैं बीच में. भाई हिंदुस्तान तय करेंगे. रुक जाओ हमजा, पाकिस्तान की आवाम भी अमन और शांति ही चाहती है. सही कह रहे हो मेजर इकबाल. डांस करोगे? इसके बारे में फनी ये है कि ये एक्चुअली कितना एक्यूरेट है. ये वीडियो दिखा रहे हैं कि सोशल मीडिया और पब्लिक ओपिनियन किस तरह से बदल गया है बॉलीवुड के बारे में. बॉलीवुड और वाईआरएफ का स्पाई वर्स जिस तरह की घुट्टी इंडियन ऑडियंस को पिलाया करता था उस तरह की घुट्टी वो पीने के लिए तैयार नहीं है और इसी वजह से काफी लोग फ्रस्ट्रेशन में है और लोग नोटिस भी कर रहे हैं. धुरंधर से सबकी जली तो है. देखिए बम फिल्म में फूटे लियारी में, पर धुआं हुआ है बांद्रा से जुहू में. ऋतिक और आलिया भट्ट जो एस्टैब्लिश बॉलीवुड फैमिली से आते हैं वो किस तरह के कमेंट्स मारते हैं धुरंधर. I love cinema. I love people who climb into a vortex and let the story take control, spin them, shake them until what they want to say is purged out of them onto the screen. Dhurandhar is an example of that. Loved the storytelling. It's cinema. I may disagree with the politics of it and argue about the responsibilities us filmmakers should bear as citizens of the world. Nevertheless, can't ignore how I loved and learned from this one as a student of cinema. Amazing. पे वो लोग देख रहे हैं और इनको दिल पे जख्म करने के लिए Sandeep Reddy Wanga. Dhurandhar is built like a man who doesn't talk much and carries a masculine spine. Just like John Wick. Just like John Wick. Dhurandhar, the title fits because the film moves with dominance and fears. Yup. संदीप वंगा ने भी रिसेंटली ट्वीट करके आदित्य धार को सपोर्ट दिया है. वो कह रहे हैं कि भाई काली नजर से बचने के लिए सिर्फ लाल मिर्ची लगाना काफी नहीं है, पूरा खेत जलाना पड़ेगा. लगता है कि शाहरुख खान के रेड चिलीज एंटरटेनमेंट को रेफरेंस कर रहे हैं. गुस्सा नहीं damn. भाई, गुस्सा नहीं. अगला मीम फॉर द विन भाई. इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि संदीप वंगा कह रहे हैं कि भाई आदित्य धार और उनके जैसे जो नए फिल्म मेकर्स आ रहे हैं उनको बॉलीवुड का एग्जिस्टिंग प्रोपेगेंडा मॉडल पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा. तो जो बॉलीवुड की एक सिविल वॉर पिछले 10 सालों से क्लोज सर्कल्स में बबल हो रही है, अब वो सिविल वॉर लगता है बिल्कुल खुले में आ चुकी है और ये हुआ है धुरंधर की बदौलत. अब मुझे लगता है कि मूवी इंडस्ट्री को बीडी और एडी में बांटना पड़ेगा, बिफोर धुरंधर एंड आफ्टर धुरंधर. तो आइए आज के वीडियो में हम डिस्कस करते हैं कि कैसे धुरंधर फिल्म की रिलीज के बाद बॉलीवुड और इंडियन सिनेमा एक तरह से दो कैंप्स में बट गया है और उन कैंप्स के I mean, I could agree with that. जिस हिसाब से इस टाइम पे सारे बॉलीवुड का जो लेफ्टिस्ट प्रोपेगेंडा था वो एक्सपोज हो रहा है धुरंधर के बाद से स्पेशली, और लोगों में बोलने की हिम्मत आ गई है इस बात को, इवन दो वो सालों से नोटिस कर रहे थे पर कोई बोल नहीं रहा था. आफ्टर धुरंधर इज गोइंग टू बी अ थिंग इन द फ्यूचर कि भाई इस मूवी के बाद जो है लोगों के ओपिनियंस अचानक से चेंज हो गए, बॉलीवुड के ट्रेंड्स चेंज हो गए, सेलिब्रिटीज खुले में आके अपने पॉलिटिकल ओपिनियंस देने लग गए. Probably a lot is going to change after this movie for sure. सिविल वॉर हो रही है और कौन उस सिविल वॉर को इस समय जीत रहा है. हेलो श्याम शर्मा शो के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है. मैं हूं सेकुलरिज्म का सीईओ श्याम शर्मा और आप सबको एक सेकंड. तो धुरंधर के बाद बॉलीवुड में एक ऐसा समय आ गया है कि वेटरन फिल्म मेकर्स जिनकी आइडियोलॉजी कुछ और हुआ करती थी वो भी एक्सेप्ट कर रहे हैं कि ये फिल्म कितनी. I just watched Aditya Dhar's historic Dhurandhar and it is a reminder to all of us filmmakers to pause and reset the fabric of cinema with the vision, passion and audacity with which Aditya Dhar has made Dhurandhar. He has started a new era in filmmaking. This should not be considered as a threat, but a healthy and much needed revolution in storytelling and entertainment. It was about time, and Aditya Dhar has delivered beyond expectations. God bless and more power to you, Aditya.
रेवोल्यूशनरी है। फिल्म मेकिंग का I mean, if you look beyond whether you agree with the politics of the film or not, then yes, there's a lot to learn. इतनी सारी मूवीज जो हमने आज तक देखी थी, जो हमें लगा कि भाई एक्चुअल अच्छी स्पाई मूवीज हैं, बिकॉज हमारे पास उससे बेटर कुछ देखने को था ही नहीं बॉलीवुड में। आज जब तुम वो वापस जाके देखोगे, तुम्हें वो इतनी क्रिंज और इतनी स्टूपिड लगेंगी ना। सारा का सारा ड्रामा, सारी सीरियसनेस, सारे इमोशनल सीन्स, एक एक चीज़ तुम्हें फील होगी कि भाई ये कितनी ज़्यादा फोर्स्ड है, कुछ भी नेचुरली फ्लो नहीं कर रहा पूरे स्क्रिप्ट में मूवी के। तो हाँ भाई, आफ्टर वॉचिंग धुरंधर मुझे स्पेशली ये चीज़ बहुत खटकने लग गई है उन पुरानी मूवीज़ में जो वॉर टाइप मूवीज़ हमने किसी टाइम में देखी थी। से वो फिल्म इतनी अच्छी बनी है, इतने अच्छे लोग पीपल देख रहे हैं, मार्केटिंग नहीं, प्रोपेगेंडा नहीं, कुछ नहीं। अभी इसके बाद धुरंधर के बाद अगली और एक एरा है, और इससे एक जेन्युइन सिविल वॉर छिड़ गई है, जैसी समय रैना और रणवीर अलाहाबादिया के बीच में छिड़ गई है। कि समय रैना रणवीर को अपने स्पेशल में घर आता है और उसके बाद रणवीर कहता है एक वीडियो में कि भाई समय रैना कौन है, मैं तो किसी समय को जानता ही नहीं। हम दोनों का समय चल रहा है और समय अलग समय चल रहा है। समय कौन समय? समय मतलब हमारा टाइम हमारा टाइम। ये तो I don't know ये सीरियस है कि नहीं है भाई, बट did the joke really burn him that much? क्या ये सच में नहीं ले पाया उस जोक को? Bro, you were part of the show. जब तक तुम्हें लग रहा था वहां से ऑडियंस और फेम मिल सकता है, तब तक you were all on board. And now इस तरीके का रिएक्शन, I hope he was just being sarcastic. I hope. उस बंदे की तरह है जो टाइटैनिक पे था, टाइटैनिक डूब गई, उसका सारा सामान डूब गया, उसकी पूरी फैमिली डूब गई, उसके बाद ये जाके मीडिया में बोल रहे टाइटैनिक क्या है, मैं तो किसी टाइटैनिक को जानता ही नहीं। बट एनीवे, इसी तरह की सिविल वो क्यों याद करना चाहेगा भाई, उसकी जो लेनी देनी हुई है बेचारे की शो के बाद। और बॉलीवुड में भी छिड़ी हुई है, जिसमें एक तरफ एक ग्रुप है बॉलीवुड का पुराना एलिट, जो बॉलीवुड पे पिछले 70 सालों से राज करता हुआ आ रहा है, जिसके फिगर हेड्स है जौहर फैमिली, जिसके फिगर हेड्स है बॉलीवुड के खान्स, जो आजकल खान पेंशन योजना में बदल गई है। अधेड़ अवस्था में ये लोग हार्ट थ्रॉप प्ले कर रहे हैं, स्पाइस प्ले कर रहे हैं, और यहाँ तक बोल रहे हैं अपनी फिल्मों में कि हम यंगर जनरेशन को चांस भी नहीं देना चाहते। हमें ही करना पड़ेगा भाई, देश का सवाल है, बच्चों पे नहीं छोड़ सकते। यही लोग See, हैं जो धुरंधर पे दिस इज व्हाट आई एम टॉकिंग, लाइक ये डायलॉग देखो, उस टाइम पे शायद अगर तुमने थिएटर्स में सुना हो तो तुम्हें लगा हो वाह भाई क्या बैडएस जोक टाइप इन्होंने मारा है, क्या डायलॉग पेला है। और अब तुम दोबारा से इसको जाके सुनोगे ना, ये कॉर्नी और नार्सिसिस्टिक साउंड करता है, इट्स स्ट्रेट अप क्रिंज भाई। देश का सवाल है, बच्चों पे नहीं छोड़ सकते। आई मीन इन बूढ़े एक्टर्स को इन रोल्स में कास्ट भी क्यों किया जा रहा है भाई, और बच्चे जब टाइगर श्रॉफ जैसे हो तो कैसे छोड़ेंगे। यही लोग हैं जो धुरंधर पे काफी शांत बैठे रहे हैं जनरली स्पीकिंग। लेकिन दूसरी तरफ है इंडियन फिल्म मेकर्स का एक नया जनरेशन, जिन्होंने एक तरह से इंडियन सिनेमा को रेवोल्यूशनाइज कर दिया है, जिसमें आते हैं राजा मौली, आदित्य धार, संदीप वंगा, ऋषभ शेट्टी जैसे टैलेंटेड और रेवोल्यूशनरी डायरेक्टर्स, जो अब खुलकर एस्टैब्लिशमेंट बॉलीवुड एलीट के सामने आकर खड़े हो गए, जैसा कि अब संदीप वंगा के पोस्ट से देख सकते हैं। तो ये जो सिविल वॉर हो रही है, ये आज किस मकाम पर है उसको समझने के लिए हमको एक्चुअली समझना पड़ेगा कि बॉलीवुड है क्या। देखिए, बॉलीवुड एक क्लोज्ड क्लब है। बॉलीवुड में सक्सीड करने के लिए आपको इस क्लब के द्वारा एम्ब्रेस होना पड़ेगा और इस क्लब के रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। एक पीयर रिव्यूड नेटवर्क एनालिसिस जो 1000 बॉलीवुड डेब्यूटेंट्स पे की गई थी, यानी जिन एक्टर्स ने बॉलीवुड में अपना डेब्यू किया था, उसने पाया था कि इंडस्ट्री के अंदर ब्लड कनेक्शन होना, यानी पर्सनल रिलेशन होना, और डेब्यू फिल्म में आपको बहुत हाई प्रोफाइल रोल मिलना, दोनों। एवरी टाइम दैट आई हैव कम अक्रॉस समवन एंड कम इन कनेक्शन विद समवन जो बॉलीवुड के लोगों से कनेक्शन में है, या यू नो दे नो समवन ऑन द इनसाइड, तो हमेशा यही पता चलता है मुझे हर इंसान से कि भाई इनका हर किसी का कहीं ना कहीं कनेक्शन होता है। जिन लोगों को हम ये भी सोच रहे होते हैं ना कि ये जेन्युइनली आउटसाइडर है, वो कभी भी जेन्युइनली आउटसाइडर नहीं होता। ये उन चीज़ों को कवर अप कर लेते हैं, ऐसा दिखाते हैं कि भाई देखो ये बेचारा कितने ऑडिशंस दे के आया, भाई बिल्कुल भी नहीं। एंड आई फील बैड फॉर द पीपल जो सालों साल रिस्क लेते हैं अपने करियर्स के साथ, अपने लाइफ के साथ, और लाइनों में खड़े रहते हैं थिंकिंग कि भाई एक ऑडिशन में उनको चांस मिलेगा एंड फाइनली वो एक दिन ऊपर आएंगे। आई फील बैड फॉर देम।
दोनों के बीच में 0.6 का कोरिलेशन है। मतलब अगर आपका कोई फैमिली कनेक्शन है बॉलीवुड में तो आपको आउटसाइडर के कंपैरिजन में हाई प्रोफाइल डेब्यू फिल्म मिलने का बहुत हाई चांस है। एक अलग फील्ड स्टडी जो फ्लोरियन टाउब और माइक लॉरेंजन ने की थी, उसने फाइंड किया था कि हर साल 21 टॉप बॉलीवुड फिल्मों में से 10 फिल्में जो हैं उसमें डायरेक्ट फैमिली टाइज थी प्रोडक्शन में या कास्टिंग, जबकि यूएस में ये 30 में से 7 है। यूएस अब तुम सोचो, अगर तुम्हें शायद ऑडिशंस दे दे के कोई एक मूवी किसी एक जेन्युइन डायरेक्टर की मिल भी जाए तो फिर क्या तुम्हें आगे काम मिलेगा उस मूवी के बाद भी, चाहे तुमने कितना ही बढ़िया काम किया हो? क्योंकि ये लोग तो चाहते ही नहीं आउटसाइडर्स हैं। फॉर देम इट्स लाइक भग करीब तू यहाँ आया क्यों है। तुमने वो जाकिर खान का एक वीडियो वायरल हो रहा है, तुमने देखा होगा, जिसमें जाकिर खान ने उल्टा जवाब दे दिया एक बंदे को कि भाई आलिया भट्ट के लिए तो तुमने बहुत तारीफें कर दी क्योंकि उसके साथ व्यवहार रखना है, और मुझे तुम कह रहे हो यू कैन डू बेटर क्योंकि मैं बाहर का बंदा हूँ भाई, गरीब आदमी अच्छी जगह में बर्दाश्त नहीं हो रहा। और ये रियलिटी है भाई इन लोगों की। तो अगर आप ऑडिशन क्लियर करके एक मूवी कर भी जाओ और लोगों को आपकी परफॉर्मेंस पसंद आए, आगे आपको काम मिलेगा ही नहीं, आप इररिलेवेंट हो जाओगे देखते ही देखते। सैड भाई। शायद इतने सालों में हमें अच्छा टैलेंट मिल सकता था, नहीं मिला क्योंकि ये गंदी पॉलिटिक्स चलती है अंदर ही अंदर। नहीं मिला क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत जैसे एक्टर्स सरवाइव ही नहीं कर पाते इस गंदगी को। भी नेपोटिज्म है, लेकिन बॉलीवुड से कहीं कम। बॉलीवुड देखिए सिर्फ फैमिली इन्फ्लुएंस से नहीं चलता, बॉलीवुड फैमिलीज ही चलाती हैं। इंडियन फिल्म इंडस्ट्री को गवर्नमेंट ने फॉर्मली 1998 तक इंडस्ट्री के तौर पे रिकॉग्नाइज नहीं किया था तब तक, और ऑनेस्टली आज भी ये बेसिकली फैमिली रन बिजनेसेस हैं जो पर्सनल रिलेशनशिप्स के नेटवर्क पे चलता है। जब 2016 में डिज्नी इंडिया से बाहर निकल गई थी तो मूवी मेकिंग का कंट्रोल ऑलमोस्ट कंप्लीटली इन फैमिली कंट्रोल स्टूडियोज में चला गया था। आप इस टेबल को देखें और इन टेबल में प्रोडक्शन हाउसेस को देखें तो ज्यादातर बॉलीवुड में जो मेन स्ट्रीम मूवीज निकल के आती हैं वो बेसिकली इन फैमिली कंट्रोल। यशराज फिल्म्स, शाहरुख खान रेड चिलीज, एक्सेल एंटरटेनमेंट, धर्मा प्रोडक्शंस, सलमान खान एसकेएफ प्रोडक्शंस, बालाजी टेलीफिल्म्स, एकता कपूर, विशेष फिल्म्स, महेश भट्ट एंड मुकेश होगा। बॉलीवुड स्टूडियोज से निकल कर आती हैं और ये प्रोडक्शन हाउसेस सिर्फ फिल्में नहीं बनाते, ये अपनी ही अगली जनरेशन को लॉन्च भी करते हैं। एक पैटर्न जो डेकेड से रिपीट हो रहा है कि भाई बॉलीवुड के जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों को हाई प्रोफाइल व्हीकल्स में लॉन्च करते हैं और फिर उनके बच्चों को उनके बच्चे लॉन्च करते हैं। राज कपूर ने अपने बेटे को 1973 में बॉबी में लॉन्च किया, सुनील दत्त ने संजय को रॉकी 1981 में लॉन्च किया, राकेश रोशन ने ऋतिक को कहो ना प्यार है में 2000 में लॉन्च किया, करण जौहर ने आलिया भट्ट और वरुण धवन को। ऋतिक रोशन इज वन ऑफ द रेयर केसेस ऑफ नेपोटिज्म जो मैं एक तरीके से सपोर्ट करना चाहूंगा, क्योंकि भाई ही इज अ फाइन एक्टर। लाइक स्किल में कोई कमी नहीं है, मेहनत में कोई कमी नहीं है। माई प्रॉब्लम इज नॉट विद द फैक्ट कि भाई बाप बेटे को प्लेटफॉर्म देने की कोशिश कर रहा है। माई प्रॉब्लम इज विद द फैक्ट कि जब आपको पता है कि इस इंसान को एक्टिंग नहीं आती और दूसरा बंदा इससे अच्छा कर रहा है पर वो आपके कनेक्शंस में नहीं है, वो आउटसाइडर्स है, तो उसका हक मार के आप इन लोग को आगे करते हो और बढ़िया से बढ़िया स्क्रिप्ट को बर्बाद कर देते हो इनकी घटिया एक्टिंग बीच में लाके। भाई इतना पैसा है आपके पास, इनको कोई और बिजनेस खोल के दे दो यार। यही करवाना जरूरी है, इनको जरूरी है कि ये एक्टर्स बने। स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2012 में लॉन्च किया। 2023 में नेटफ्लिक्स की आर्चीज में अगस्त्य नंदन जो अमिताभ बच्चन का ग्रैंडसन है, सुहाना खान शाहरुख खान की बेटी है, खुशी कपूर बोनी कपूर और श्रीदेवी की बेटी है, उनको लॉन्च किया गया। और कमाल की बात तो ये है कि ये ग्रुप ना सिर्फ एक क्लोज ग्रुप है बल्कि एक दूसरे में ही शादी भी करते हैं। ओपन मैगजीन की कावेरी बमजाई ने बॉलीवुड को डिस्क्राइब किया था लाइक एक लूज कलेक्शन ऑफ एंडोगेमस विलेजेस जहां एलीट फैमिली अपने टाइप के लोगों में ही सोशलाइज और शादी भी करते हैं। तो ये इंसेस्टियस फैमिलीज है जो बेसिकली एक दूसरे से शादी करते रहते हैं। Damn, bro, incest relations, that's some Game of Thrones level plot going on here, भाई। Crazy, भाई। No wonder ये थोड़ा सा दिमाग से की पावर इन्हीं सेलेक्ट फैमिलीज के पास है। एक दो जनरेशंस में ना इनकी शक्लें भी यूरोप के हैब्सबर्ग जैसी दिखने लगेंगी, इतने बड़े-बड़े जबड़े होंगे। और तीसरी जो शॉकिंग बात है बॉलीवुड के बारे में, वो हार्वर्ड के बेलफर सेंटर ने एक चीज का हिस्टोरिकल डायमेंशन डॉक्यूमेंट किया था कि बॉलीवुड शुरुआत से ही ऑर्गेनाइज्ड क्राइम से जुड़ा हुआ रहा है। इनफैक्ट डायरेक्टर महेश भट्ट ने खुद एडमिट किया है। No way he did that. शाम भाई, आपने पहले इंसेस्ट रिलेशनशिप्स की बात की और फिर महेश दल्ले की फोटो लगा दी। भाई यही वो आदमी है ना जो अपनी खुद की बेटी को किस करता है भाई। कि फिल्म इंडस्ट्री में मुश्किल से कोई ऐसा होगा जिससे माफिया का कांटेक्ट नहीं हो। 2011 में विकीलीक्स के केबल। सॉरी सर, मुझे पता नहीं था आपके माफिया कांटेक्ट। मेरे मुंह से जो भी निकला गलती से निकला।
ने कंफर्म किया था कि इंडस्ट्री ने गैंगस्टर्स और पॉलिटिशियंस के फंड्स भी बहुत ओपनली लिए हैं, जिससे गैंगस्टर्स अपने ब्लैक मनी को बॉलीवुड में लॉन्डर करते रहे हैं। और पिछले कई सालों में एक्टर्स एक्ट्रेसेस हैं जिन्होंने बॉलीवुड के इस इनसाइडर कबाल को कॉल आउट किया है, चाहे कंगना रनावत हो, तापसी पन्नू हो, अर्जुन बाजवा हो और सबसे हाई प्रोफाइल सुशांत सिंह राजपूत। सुशांत सिंह राजपूत का केस Bro, my take on Kangna Ranaut, which nobody asked for, is वो थोड़ी पागल जरूर है, बट शी इज नॉट अ लायर। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है इन दिस होल ऋतिक रोशन एंड कंगना रनावत केस, कंगना को विलन बनाया गया है जबकि शी वॉज द विक्टिम। जस्ट माई गट इंस्टिंक्ट, शी इज नॉट अ डिसऑनेस्ट पर्सन। तो बहुत ही दिल दुखा देने वाला है। उस पर एक सस्टेन्ड कैंपेन हुआ था जिसमें उसको डिफेम करने की कोशिश की गई थी, जिसमें बॉलीवुड से जुड़े हुए एंटरटेनमेंट मीडिया ने काफी इनको डिफेम किया था। इनको डिफिकल्ट बोला गया था, ओवररेटेड बोला गया था, इनसिक्योर बोला गया था ये लड़की छेड़ता है, बोला गया था कि ये बहुत ज्यादा पैसे मांगता है, और कई बड़े बड़े मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस ने ऐसे रूमर्स को फैलाया था। तो ये जो पुराने बॉलीवुड एंड पीपल वंडर व्हाई वो बंदा स्ट्रेस्ड रह रहा था। मतलब दूर से कह देना बहुत आसान है कि भाई मेंटली वीक था, नहीं झेल पाया स्ट्रेस को एंड जब पूरी इंडस्ट्री, पूरी एक मशीनरी आपके अगेंस्ट काम कर रही है, भाई कौन डिप्रेस नहीं हो जाएगा। लाइक लिटरली समय रैना ने आके जो अपने स्पेशल में अभी बताया है, उससे भाई हमें पता चलता है कि जब आप फ़ोन खोलो और आपके बारे में ऐसी न्यूज़ फैली हुई है सारे में, तो आप पागल होने शुरू हो जाते हो यार, आपको एंग्जाइटी अटैक्स पड़ने शुरू हो जाते हैं। ऑब्वियसली वो परेशान था भाई हर तरीके से, ऑब्वियसली, क्योंकि ये लोग उसको बुली कर रहे थे सारे मिलके। एलिट्स हैं जिनके फेसेस एक तरह से ये जौहर्स और ये खान्स हैं, इनकी एक तरह की आइडियोलॉजी भी है, और यही आइडियोलॉजी हमें पिछले 70 सालों से इनकी फिल्मों में देखने को मिली। इनकी एक तरह की लुक एट करण जौहर भाई, ही लुक्स लाइक सम कल्टिस्ट, लाइक अ प्रोडक्ट ऑफ Epstein Island or some shit. He looks like he sold his soul to the devil or some shit. Why? Look at this guy. आइडियोलॉजी भी है, और यही आइडियोलॉजी हमें पिछले 70 सालों से इनकी फिल्मों में देखने को मिली है। 1960s में आप याद रखिए मुगले आजम, जिसमें सलीम ए जहांगीर को इतने रीगल और प्यारी तरह से दिखाया गया था। अनारकली, इधर देखो, मैं तुम्हारी आंखों में अपनी मोहब्बत का इकरार देखना चाहता हूँ। मुझे लगा ठुड्डी जला देगा। जबकि रियल लाइफ में सलीम काफी अय्याश इंसान थे और काफी Salim was a heavy consumer of alcohol and opium. Though these habits did not start until he was 18, it is also true that he was brutal. He castrated one servant, beat another to death, and had a writer who wrote nasty things about him flayed alive while he watched. Damn, bro. ब्रूटल और नास्टी रूलर भी थे, और ये सीन आपको याद होगा। ऐसे इंसान को क्रिएटिव फ्रीडम के नाम पे अच्छा दिखाना तो प्रोपेगेंडा नहीं है लेफ्टिस्ट्स के हिसाब से, बट सेम क्रिएटिव फ्रीडम यूज करके और सच्चाई में थोड़ा सा मसाला मिला के सच्चाई दिखा देना, घटिया लोगों की घटिया हरकत दिखा देना, उनका नाम साथ में लगा के, प्रोपेगेंडा है। अब तुम देख लो भाई इनका दिमाग कहाँ चलता है। कॉमेडी है भाई ये आप वो गन देख रहा मरा क्यों नहीं। ये आपको याद होगा कि इनकी आइडियोलॉजी। इसका पता है रीजन है, इसका रीजन है अमिताभ बच्चन्स फैमिली वाज वेरी वेल कनेक्टेड पॉलिटिकली, और इनके छोटे मोटे लोगों से कनेक्शंस नहीं थे, इनके कनेक्शंस थे सीधा प्रधानमंत्री से, इनके पिताजी के। सो नो वंडर इनकी मूवीज में इस तरीके का प्रोपेगेंडा पुश हो रहा था, या इस तरह की आइडियोलॉजी में कहूँगा पुश हो रही थी, बिकॉज उस सरकार की ये सोच थी। ठीक है, शायद उनसे कुछ पैसा भी आता हो, वी कैन नेवर टेल दैट, तो इनको ये सब मूवीज में करना पड़ रहा था। बिल्कुल क्लियर है मुगलों को किस तरह से थाई मसाज विद हैप्पी एंडिंग दी जाती थी, वो भी जरा आप देख लीजिए। जितने भी हिल स्टेशन हैं, सब के सब अंग्रेजों ने डिस्कवर किए थे। एक कश्मीरी है जिसे मुगलों ने डिस्कवर किया। अच्छा, हाँ याद रखना। मुगलों का तो जवाब ही नहीं, उनका म्यूजिक देखिए, पेंटिंग देखिए। बताइए कश्मीर मुगलों का म्यूजिक एक सेकंड, कौन सा बैटरी वाला माल फूक के इनके राइटर्स ये डायलॉग लिख रहे थे भाई? इस्लाम में म्यूजिक हराम होता है,
मुगल जब यहाँ आए हैं उन्होंने इंडियन क्लासिकल सुना, उनको वो इतना पसंद आया कि भाई तानसेन जैसे लोगों को जिनमें बहुत ही भर भर के म्यूजिकल टैलेंट था उनको समन किया गया इन देयर कोर्ट सो दैट वो उनके लिए परफॉर्म कर पाए। उस इंडियन क्लासिकल म्यूजिक में इन्होंने मिलाई इस्लामिक आइडियोलॉजी। सूफिज्म इज इस्लामिक आइडियोलॉजी बाय द वे, इट्स नॉट अ फॉर्म ऑफ म्यूजिक। उसको इन्होंने इंडियन क्लासिकल में मिलाया है एंड देन सूफी म्यूजिक का जन्म हुआ है। अपने आप में सूफी म्यूजिक कुछ भी नहीं है। द अमाउंट ऑफ बुलशिट इन बॉलीवुड मूवीज भाई, आई स्वेयर। तो मुगलों ने ढूंढ के दिया। ऋषि कश्यप तो पता नहीं क्या टाइम पास कर रहे थे। हिंदुइज्म की ट्रीटमेंट देख लीजिए। आइकॉनिक रोमांटिक कॉमेडीज में हमें इस तरह का प्रोपेगेंडा देखने को मिलता था। क्या क्या आपके पास कोई आइडिया है दादी? आइडिया बस पूजा पाठ में इस बात का हल मिलेगा बेटी। ओ कम ऑन दादी। अच्छा, तो पूजा पाठ, ओ कम ऑन दादी, और जब नमाज पढ़ने की बात आती है, क्या बात है, क्या बात है भाइयों। फिर यही लड़कियां होती हैं जो एक अब्दुल नाम के यूट्यूबर के चक्कर में पड़ जाती है। यही सेम चीज बजरंगी भाईजान में भी थी कि जब वो भगवान के द्वार पे जाते हैं, मंदिर में जाके पूजा करते हैं, तो उनकी कोई भी इच्छा नहीं पूरी होती है, पर जैसे ही वो दरगाह पे सर टेकते हैं, जैसे ही वो अल्लाह की इबादत करते हैं, उसी टाइम उनकी दुआएं कबूल हो जाती हैं। तुम्हें पता है भाइयों क्यों? द फ्रेज ला इलाहा इल्ला अल्लाह, देयर इज नो ट्रू गॉड बट अल्लाह इज सेंट्रल टू इस्लाम। एंड आई अपोलोजाइज अगर मैंने वो ठीक से नहीं बोला भाई, मुझे वो ठीक से पढ़ना नहीं आ रहा, बट आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू कि ये जो भी हो रहा था ये बहुत इंटेंशनली हो रहा था। दोज हु नोइंगली डिसबिलीव इन अल्लाह एंड रिजेक्ट हिज revelations will not enter heaven, Jannah, instead residing in hell, Jahannam, permanently. Rather than bypassing trials, non-believers are warned to severe punishment and humiliation, while believers are tested to be distinguished the good from the evil. मैं ऐसे ही इसके बारे में पढ़ रहा था तो I said, what does Bhagavad Gita say about Islam? Although I know इस्लाम बहुत बाद में आया है और हमारा रिलीजन बहुत पुराना है। द भगवद गीता डज नॉट डायरेक्टली मेंशन इस्लाम और एनी स्पेसिफिक मॉडर्न रिलीजन एज इट predates them. However, it presents universal principles such as immortality of the soul and the idea that all paths of devotion ultimately lead to the same supreme being, which some interpret as acknowledging diverse spiritual paths. कृष्ण भगवान गीता में साफ कहते हैं कि तुम किसी को भी पूज लेना, everything leads to me. हर लिविंग चीज में, पौधा, पेड़, पक्षी, पशु, हर चीज में मैं ही हूं। तो डज नॉट मैटर तुम मुझे किस नाम से पूजते हो, तुम उसी एक पावर को पूज रहे हो जिसने ये पूरा यूनिवर्स बनाया है। आई गारंटी यू कि अगर तुम्हारे कर्म अच्छे हैं और तुम मेहनत करते हो तो मैं तुम्हें फल तुम्हारा जरूर दिलाऊंगा। एंड ही नेवर सेज कि जस्ट बिकॉज तुम किसी और रिलीजन को, किसी और भगवान को फॉलो करते हो तो तुम्हें पनिश किया जाएगा। नाउ दैट्स द कोर डिफरेंस। तो अब तुम समझ लेना कि इन सारी मूवीज में भगवान की पूजा करने से कोई फायदा नहीं होता या बच्चा नहीं करना चाहता क्योंकि उसको अनकूल लगता है, बट एट द सेम टाइम वो अल्लाह की इबादत के लिए यूं तैयार होता है और उसकी सारी इच्छाएं, सारी दुआएं कबूल भी हो जाती हैं। खुदा की रहमत का सुना था, आज देख भी लिया, बच्चे की दुआ कबूल हो गई। बट इनको मना कौन करेगा? ये लोग बॉलीवुड चलाते हैं। ये बेसिकली बॉलीवुड का ये जो कवाल है बेसिकली आम आदमी पार्टी की तरह है। बॉलीवुड को खान और जोहर रूल करते हैं और आम आदमी पार्टी को केजरीवाल रूल करते हैं। अगर आप केजरीवाल से ज्यादा पॉपुलर हो जाएगा, अगर आप केजरीवाल जी से सवाल कीजिएगा, तुरंत आपको लात मार के बाहर निकाल दिया जाएगा। इसीलिए इनकी फिल्मों में देखिए रॉ एजेंट है जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर की जिंदगी बचा रहा है। कैमरे पर हम साथ काम कर चुके हैं। टाइगर ने पाकिस्तान को, पूरी आईएसआई को शर्मिंदा होने से बचाया था। 14 अगस्त पाकिस्तान के इंडिपेंडेंस डे पर वार करेगा आतिश। पीएम ईरानी और पाकिस्तान की डेमोक्रेसी दोनों ही खतरे में। जिसको आईएसआई से प्यार हो जाए। डिड ही से पाकिस्तान की डेमोक्रेसी और पाकिस्तान की डेमोक्रेसी मैं बता रहा हूँ भाई, बस अड्डे पे मिलने वाला बैटरी वाला माल फूकते हैं ये सारे। ये अशोक लेलैंड के ट्रकों के एग्जॉस्ट के नशे कर रहे हैं भाइयों। पाकिस्तान में डेमोक्रेसी बस ऑन पेपर है। इतना ज्यादा मिलिट्री इंटरफेरेंस है उनकी पॉलिटिक्स और पॉलिटिकल डिसीजंस में
कि लोग किसी को भी इलेक्ट कर ले, होगा तो वही जो मिलिट्री चाह रही है। वही खतरे में। जिसको आईएसआई से प्यार हो जाता है। तुम्हारी शादी हो गई? डायरेक्ट शादी? ये नहीं पूछोगी कि गर्लफ्रेंड है? अरे उम्र का लिहाज रखें, क्योंकि यहाँ आपकी दाल गलेगी। आईएसआई रॉ साथ में काम कर रहे हैं, साथ में इनका बड़ा भाईचारा हो रहा है। आईएसआई जिसने कश्मीरी हिंदुओं की एथनिक क्लेंजिंग की है, टेरर अटैक्स में कितने हिंदुस्तानी मारे हैं, 26/11 के अटैक्स किए हैं, पहलगाम किया है, पुलवामा किया है, उनसे प्यार हो रखा है रॉ वालों को। हैदर मूवी याद है? सीधा सेपरेटिस्ट प्रोपेगेंडा। आई मीन आर्मी वाले लोग एंड स्पेशली स्पेशल फोर्सेस वाले लोग, रॉ वाले लोग, मैं उनको ऐसे इमेजिन करता हूँ कि भाई उनका इतना लेजर फोकस होता है, इतनी खतरनाक ट्रेनिंग होती है उनकी फिजिकली मेंटली दोनों, कि अगर उनको एक मिशन पे डिप्लॉय कर दिया जाए तो दे लिव एंड ब्रीथ दैट मिशन। उनके दिमाग में उसके अलावा कुछ नहीं चलता। दे आर डिप्लॉयड फॉर इट और वो उसको अकम्प्लिश करने के लिए कुछ भी करते हैं। दे डोंट हैव टाइम फॉर रोमांसेस एंड ऑल ऑफ दिस बुलशिट जो मूवीज में दिखाते हैं। एंड आई थिंक दिस इज वन ऑफ द रीजंस व्हाई ये सारी मूवीज अब चलनी बंद हो गई हैं, लोग इनको इतने अच्छे से रिसीव नहीं करते, बिकॉज डीप डाउन वी ऑल नो इट्स ऑल फेक भाई। ये फालतू की चीजें दिखा रहे हैं, इट हैज नथिंग टू डू विद रियलिटी एंड इट्स नॉट फन टू वॉच ऑल ऑफ दिस इन द थिएटर्स। लॉ है ऑर्डर, जिसका लॉ है उसका ऑर्डर, मेड ऑन ऑर्डर, लॉ एंड ऑर्डर। इंडिया पाकिस्तान ने मिलकर खेला हमसे बॉर्डर बॉर्डर। अब ना हम छोड़े हिंदुस्तान, अब ना हम छोड़े पाकिस्तान। अरे कोई तो हमसे भी पूछे कि हम क्या चाहते हैं। इस बार भी लेंगे, उस बार भी लेंगे, हम लेके रहेंगे आजादी। सन टेम्पल को शैतान की गुफा जैसा दिखाया जा रहा है। बजरंगी भाईजान के डायरेक्टर बोलते हैं कि हमने तो सीधा प्रोपेगेंडा फिल्म बनाई है, क्या करना है तुम्हें। A chicken song is basically was written in the face of the beef ban. और ये सीन याद है आपको, अट्रोसिटी अगेंस्ट मैनकाइंड। What did he say? Basically was written in the face of the beef ban. और ये सीन Beef ban, like as in mocking it. Okay. याद है आपको, अट्रोसिटी अगेंस्ट मैनकाइंड। लाल सिंह चड्ढा में भी आतंकवादी का सॉफ्ट साइड दिखाया गया था। मैंने तुम्हें मारने की कोशिश की और तुमने मुझे बचाने की। दुश्मन देश सोच कर रहा था, दोस्त मिल गया। वो तो मुझे बहुत खुशी है कि लाल सिंह चड्ढा का पिछवाड़ा भी लाल हो गया थिएटर्स में जाके। पाकिस्तान अब तो यार ये क्या बकवास है भाई, कम ऑन ब्रो, कम ऑन। वो तो मुझे बहुत खुशी है कि लाल सिंह चड्ढा का पिछवाड़ा भी लाल हो गया थिएटर्स में जाके। पाकिस्तान वाले भी सोचते होंगे इंडियन मूवीज देख के कि यार इतना तो प्रोपेगेंडा हम नहीं करते जितना ये हमारा करते। ना लगाएं जनाब, ना लगाएं मेरे देश में RDX वाला बॉम्ब। ये कैसा प्यार हो रखा है इनको हमसे। फिर आता है न्यू जनरेशन ऑफ फिल्म मेकर, जिनको कि आप देखिए इन आउटसाइडर्स ने कितना रेजिस्ट किया है, कितना रोकने की कोशिश की है, उसके बाद भी ये लोग सक्सीड कर रहे हैं। विवेक अग्निहोत्री ने जब कश्मीर फाइल्स फिल्म बनाई थी तो मल्टीपल OTT प्लेटफॉर्म्स ने उस फिल्म को रिजेक्ट कर दिया था। OTTs, not all, some said that you can't use the word Islamic terrorism. Bro. You know, so these were the major hurdles and. Bro, like जितने भी आज तक टेररिस्ट ग्रुप्स रहे हैं वो सारे इस्लामिक ही रहे हैं। ये क्या चाहते हैं, रियलिटी ना दिखाई जाए ना, यही मुद्दा है सारा का सारा, कि भाई रियलिटी ना दिखाई जाए। और पता मजे की बात क्या है, इन लोग को कभी कोई आपत्ति नहीं हुई इस बात से, ना किसी ने इस बारे में बात की कि 26/11 के टाइम पे अजमल कसाब हाथ में कलावा बांध के आया था और कांग्रेस के कुछ नेताजी लोगों ने ये बात कंफर्म कर दी थी कि ये जो अटैक हुआ है ताज होटल पे और बाकी और जगहों पे, ये किया है हिंदुओं ने मिलके, एक्सट्रीमिस्ट हिंदुओं ने मिलके। ये तो भला हो एक तुकाराम नाम के इंस्पेक्टर का, जिन्होंने अपनी लाइफ लाइन पे लगा के उसको जिंदा पकड़ा है। मैं श्योर नहीं हूं मैं सही नाम ले रहा हूं, लेट मी सर्च इट अप। तो द नेम इज तुकाराम ओम्बले। Assistant Sub Inspector Tukaram Omble was killed on November 26, 2008 after being shot multiple times, reportedly 23 bullets, at point blank range by terrorist Ajmal Kasab while armed only with lathi. He charged at Kasab and gripped his AK-47 barrel to ensure his capture during the 26/11 attacks. Respect to him and may his soul forever rest in peace. क्योंकि अगर इन्होंने उस रात को अपने आप को सैक्रिफाइस ना किया होता उस आदमी को जिंदा पकड़ने के लिए, तो आज पूरी दुनिया में ये बात फैल गई होती कि हिंदू टेररिस्ट हैं। हर एयरपोर्ट पे रोक रोक के तुम्हारे कपड़े तक उतरवा के तुम्हें चेक करवाया जाता, ग्लव्स लेके पता नहीं कहाँ कहाँ तुम्हारे हाथ डालते। वुड हैव बीन वेरी वेरी एम्बैरेसिंग फॉर
every Hindu brother and sister out there. This is what they were trying to do. But Islamic terrorism मत बोलो भैया. The real propagandists are the ones जो reality को सारा टाइम छुपाने की कोशिश करते हैं. But truth wins, it shows. Yeah. फॉरेन कॉरेस्पॉन्डेंट्स क्लब और प्रेस क्लब ऑफ इंडिया दोनों में विवेक अग्निहोत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होने वाली थी, दोनों कैंसिल कर दी गई थी। विवेक अग्निहोत्री ने कहा था कि कुछ बहुत पावरफुल मीडिया फिगर्स ने जिनके बॉलीवुड से कनेक्शंस है, उन्होंने इन प्रेस कॉन्फ्रेंसेस को रुकवा दिया है। Mainstream media was not till Monday or Tuesday after the 11th, after the film got released, they were not willing to give us even an inch of space. And second, inside this so-called Bollywood or film industry where the actors are, nobody was willing to do this film thinking that they might not get any work after they do a film on this. उसके बावजूद कश्मीर फाइल्स जो है एक मैसिव मेगा हिट बनी थी और एक कल्चरल फिनोमिनन बन गई थी पूरे साल तक इंडिया में, और पूरे भारत को कश्मीरी हिंदुओं के साथ क्या हुआ था उसकी एजुकेशन मिली थी इस फिल्म की बदौलत। तो ये लोग कश्मीर फाइल को रोकने की कोशिश कर रहे थे ताकि अपने सारे रिसोर्सेज इन लोगों पे डाल सके। उसके बाद संदीप वंगा की कहानी देख लीजिए। संदीप वंगा आते हैं, एनिमल डायरेक्ट करते हैं जो बहुत बड़ी हिट होती है, जिसमें उन्होंने काफी बड़ा डबल स्टैंडर्ड ऑब्जर्व किया था। बहुत लोग एनिमल फिल्म को अटैक कर रहे थे, लेकिन वो लोग रणबीर को अटैक नहीं कर रहे थे। रणबीर की तो बहुत तारीफ हो रही थी, सारा अटैक जा रहा था संदीप वंगा की तरफ। वंगा ने ये भी डिस्क्लोज किया कि एक मेजर बॉलीवुड प्रोडक्शन हाउस ने एक सपोर्टिंग एक्टर को सिर्फ इसलिए कास्ट करने से मना कर दिया क्योंकि वो वंगा की कबीर सिंह में अपीयर हुआ था। कमाल की बात तो ये है कि ये लोग रणबीर कपूर को नहीं बॉयकॉट करेंगे, तृप्ति डिमरी को नहीं बॉयकॉट करेंगे, लेकिन क्योंकि ये सपोर्टिंग एक्टर जो है ये बाहर से आया है, आउटसाइडर है, तो इसको लात मार के निकाल देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसी तरह आदित्य धार भी जस्ट लाइक आई सेड, अगर तुम्हें एक अच्छा हिट मिल भी जाए, अगर तुम्हें एक मेन स्ट्रीम एक्टर के साथ स्क्रीन शेयर करने को मिल भी गई एज अ सपोर्टिंग एक्टर, तो भी ये लोग कोई ना कोई तरीका ढूंढ लेंगे तुम्हें लात मार के बाहर करने का। बॉलीवुड आए थे, 13 साल तक स्ट्रगल करते रहे थे, फाइनली जाके उन्होंने एक स्क्रिप्ट लिखी और किसी तरह से पैसे जुटा के उरी फिल्म बनाई जो कि एक सुपर डुपर हिट हुई थी। अपनी 72 हूरों को हमारा सलाम बोलना, कहना दावत पर इंतजार कराए, आज बहुत सारे मेहमान। भाई मुझे 72 हूरों वाला लॉजिक कभी समझ नहीं आया। ये कैसा इंसेंटिव है भाई, ये कैसा, छोड़ो भाई मैं सब नहीं बोल सकता, बट तुम समझ रहे हो ना मेरे दिमाग में इस टाइम पे क्या चल रहा है। इंसेंटिव के नाम पे भी आप औरतों को ऑब्जेक्टिफाई कर दे रहे हो। ठीक है भाई, ठीक है। और उसके बाद उन्होंने धुरंधर फ्रेंचाइज लॉन्च की जिसने तो बॉलीवुड को पूरी तरह से बदल के ही रख दिया है। लेकिन ये जो शिफ्ट हुआ है ये राजामौली जैसे लोगों ने इनिशियली किया था, जिन्होंने बाहुबली 1 बाहुबली 2 बनाई थी, जिसने इंडियन सिनेमा का एक माइंडसेट ही बदल दिया कि अरे इंडियन कल्चर को गाली देना जरूरी नहीं है, आप इंडियन कल्चर को सेलिब्रेट करके भी फिल्में बना सकते हैं एंड पीपल विल एंजॉय इट। और इन लोगों ने जो दरवाजा खोला है, इसमें आप देखिए तानाजी मालूसारे पे भी मूवी बनी है, छत्रपति संभाजी पे मूवी बनी है। अब तो इन लोगों की बदौलत और इनकी सक्सेस की बदौलत रणबीर कपूर जैसे इनसाइडर्स भी राम मंदिर की इनॉग्रेशन में जा रहे हैं और बॉलीवुड की सबसे एक्सपेंसिव मूवी एवर रामायण के ऊपर बन रही है। हाँ चलिए, इसमें कुछ मिस्टेक्स भी हुई हैं, जैसे कि आदि पुरुष नाम बोल के 600 करोड़ की उन्होंने टेम्पल रन 4 बना दी है, जिसमें रावण के बॉडी से ब्लूटूथ से उनके बाकी सारे सर कनेक्टेड थे। भगवान राम को तो यसु यसु ही बना दिया इन्होंने। लेकिन कम से कम ये जो नए डायरेक्टर्स आ रहे हैं ये पाकिस्तान की असलियत दिखाने से डरते तो नहीं है ना, रॉ और आईएसआई में रोमांस तो नहीं दिखा रहे कम से कम ये लोग। थैंक्स टू दीज पीपल कांतारा जैसी फिल्में बन रही है। अगर कोई बॉलीवुड का इनसाइडर कांतारा बनाता तो हीरो में देव की जगह नेहरू जी की आत्मा आ जाती और आते ही बोलती कि कश्मीर पर पाकिस्तानियों का सबसे पहला हक बनता है। इन लोगों की बदौलत अब देखिए कि इंडिया में एक्चुअली जेन्युइनली ओह गॉड भाई, मैं इसके लिए बहुत एक्साइटेड हूँ, बहुत ज्यादा। Damn bro, the trailer of this was so good, so good. बन रही है जैसे कि नरसिम्हा निकल के आई थी। धार और उनके जो भाई हैं लोकेश, उन्होंने B62 स्टूडियोज इसीलिए बनाया है ताकि जो आउटसाइडर टैलेंट है उनको सपोर्ट दिया जा सके। धुरंधर इतनी बड़ी हिट हुई है कि देख के लगता है कि अब बॉलीवुड का मुस्तकबिल आदित्य धार तय करेगा। लोग अब सोशल मीडिया पे जाके YRF की स्पाई मूवीज के एक्शन और डायलॉग्स को रोस्ट कर रहे हैं। अब जब भी कोई स्पाई मूवी निकल के आएगी बॉलीवुड को तो उसको धुरंधर से कंपेयर किया जाएगा। There's nothing you can do about it। तो आज अगर आप देखें इस सिविल वॉर में क्या सिचुएशन है, भाई क्लियरली जो आउटसाइडर्स हैं वो आज जीत रहे हैं। आदित्य धार की मूवीज बॉलीवुड की 2 सबसे सक्सेसफुल मूवीज एवर हैं। संदीप वंगा की मूवी स्मैश हिट, विवेक अग्निहोत्री की कश्मीर फाइल्स स्मैश हिट, मेगा ब्लॉक। और डैम, मुझे कश्मीर फाइल्स से कुछ ध्यान आया भाई। मैं पीछे ऐसे ही मैंने फुल मूवीज ऑनलाइन टाइप किया यूट्यूब पे और मैं रैंडम मूवीज देखने लग गया। तो वंस अगेन मुझे कीड़ा उठा, मैंने सोचा कि यार ये जो पुरानी मूवीज बनाते थे देशभक्ति वगैरह के ऊपर, इनको जाके देखते हैं। लेट मी कंपेयर दैट टू जो मैं अभी देख के आया हूँ, धुरंधर, राइट। और मैंने देख ली सूर्यवंशी 2।
सूर्यवंशी 2 में एक सीन है जहां पे एक आदमी जो कि RDX को एक्टिवेट करना जानता है, वो इंडिया में आता है और पकड़ा जाता है। और जब उससे पूछा जाता है कि तू ये सब हरकतें क्यों कर रहा है और हमें हेल्प करो, हमें बता कि ये 600 किलो RDX है कहाँ, तो वो कहता है कि भाई तुमने कभी घर जलते देखे हैं अपने माँ बाप के? मैंने जलते देखे हैं, तो मैं इस देश को जलते देखना चाहता हूँ। कभी अपने घर को जलते देखा तुमने? जिस घर में तुम बड़े हुए हो, तुम्हारे माँ बाप बूढ़े हुए, 27 साल बाद तभी भी चीखें सुनाई देती है मुझे। मतलब एग्जैक्टली जो कश्मीरी पंडितों के साथ हुआ है वो उठाया इन्होंने और एक कम्युनिटी को विक्टिमाइज करने के लिए उस बंदे के ऊपर लगा दी इन्होंने वो पूरी स्टोरी। और भाई वो अब टेररिस्ट होने का उसका रीजन है कि भाई मैं टेररिस्ट हूं क्योंकि मेरे साथ यहाँ के लोगों ने गलत किया। जिस देश को मैंने अपना समझा, जिस देश को मेरी माँ ने अपना समझा, वो देश ने हमें धोखा दिया। ये रीजन था भाई उसमें। क्या स्टूपिड सीन था भाई वो। मैं लगा दूंगा उसके बीच बीच में थोड़े थोड़े क्लिप्स, क्योंकि पूरा लगाऊंगा तो कॉपीराइट आ जाएगा। बट जस्ट थिंक अबाउट दिस, जिनके साथ रियलिटी में ये हुआ है कश्मीरी पंडित्स के साथ, क्या वो सारे के सारे टेररिस्ट बन गए या फिर उन्होंने रीबिल्डिंग पे फोकस किया, उन्होंने अपने दिमाग दौड़ाया, अपने बिजनेसेस एस्टैब्लिश किए और आज हम उनको तरक्कीशुदा देख रहे हैं। लाइक वंस अगेन घटिया लोगों की घटिया हरकतों को जस्टिफाई करने की निंजा टेक्निक कोई बॉलीवुड वालों से सीखे। इनको ब्लैकलिस्ट भी करने की कोशिश की गई है, लेकिन ये लोग नेशनल फेनोमेनन बन गए हैं और इन सब लोगों ने बिना ओल्ड बॉलीवुड के अप्रूवल के ये सारी चीजें अचीव की हैं। पहले क्या होता था कि एक पत्ता भी बॉलीवुड एलीट के परमिशन के बिना नहीं हिलता था। उनकी मर्जी के बिना ना कोई लॉन्च होता था, ना कोई हिट होता था, ना कोई सर्वाइव करता था। और अब एक आउटसाइडर की वजह से पूरा बॉलीवुड पत्ते की तरह हिल रहा है। और आप देखिए जो बड़े साउथ स्टार्स हैं जो अपने स्टारडम में कॉन्फिडेंट है, वो सपोर्ट दे रहे हैं ऐसे लोगों को, चाहे अल्लू अर्जुन हो, चाहे विजय देवरकोंडा हो, चाहे NTR जूनियर हो, चाहे महेश बाबू हो। इन लोगों ने और इनकी मूवीज ने यंग जनरेशन जो है इंडियंस के, उनका माइंडसेट ही बदल दिया है। कश्मीर फाइल्स ने पूरे इंडियन जनरेशन का माइंडसेट बदल दिया कि भाई कश्मीर की सच्चाई क्या है। धुरंधर ने पूरे इंडियन जनरेशन का माइंडसेट बदल दिया है कि भाई पाकिस्तान की सच्चाई क्या है। और ये चेंज अब परमानेंट है। अब समय रैना जैसे लोग भी हिम्मत करके बाहर आ रहे हैं और कह रहे हैं कि देखिए जो कश्मीर फाइल्स में दिखाया गया है ये सच है। और आप इस जीत का रिजल्ट देखिए कि बॉलीवुड की किस तरह से पॉलिटिकल लीनिंग भी चेंज हो रही है। जैसा मैंने कहा था कि बॉलीवुड के इनसाइडर्स है वो राम मंदिर के इनॉग्रेशन। ब्रो, इनको कैसे भी पब्लिसिटी मिल जाए, कैसे भी ऑडियंस मिल जाए, ये वो काम करेंगे। अगर ट्रेंड एक तरफ है तो ये एक काम करेंगे, दूसरी तरफ है तो दूसरा काम करेंगे। एंड मैं इनको कंप्लीटली इस चीज में ब्लेम भी नहीं करता। दे हैव टू समहाउ स्टे रेलेवेंट, क्योंकि इनके जो लाइफस्टाइल्स होते हैं, इनके खर्चे होते हैं, उनको अफोर्ड करने के लिए इनको पैसा अच्छा कमाना पड़ेगा। और पैसा अच्छा तभी कमाएंगे जब ये रेलेवेंट रहेंगे। तो ऑब्वियसली भाई जिसके फेवर में पावर उसके फेवर में हम, ये लॉजिक ये यूज करते हैं। एंड आई डोंट ब्लेम देम फॉर दैट। में गए हुए थे 10 से 15 साल पहले ओपनली RSS की तारीफ करना या ओपनली एक प्राउड हिंदू अपने आप को बोलना काफी क्रिंज और अनकूल माना जाता था। आज ऐसा नहीं है। आज के जो ये फिल्म मेकर्स हैं, जो नए लोग आए हैं, इन्होंने लेफ्ट से बेहतर, इन्होंने बॉलीवुड इनसाइडर से बेहतर तरीके से सॉफ्ट प्रोपेगेंडा बनाना शुरू कर दिया है। उन्हीं के गेम में उन्हीं को बीट कर रहे हैं ये लोग। और अगेन मैं एक बात आपको रीट्रेट करना चाहता हूँ, ये ध्रुव राठी सेड, जाओ अपनी मूवी बना लो अगर तुम्हें इससे प्रॉब्लम है तो। एंड एवरीवन टुक इट सीरियसली भाई। बात दही की तरह दिमाग में जमा लीजिए कि ये सब कुछ नहीं होता अगर बीजेपी पावर में नहीं होती। ले लीजिए इनमें I mean that's an obvious fact। तुम कितना भी बीजेपी से डिसएग्री कर लो या उनकी कुछ चीजों को जो गलत हो रही है उनको पॉइंट आउट कर लो, बट ये रियलिटी है भाई। कोई भी मूवी नहीं बनती, ना कश्मीर फाइल बनती, ना धुरंधर बनती। जो पॉलिटिकल पार्टी पावर में होती है वो एक खास तरह के आर्ट को ग्रो करने का स्पेस देती है। कांग्रेस के समय पे प्रो पाकिस्तानी, एंटी इंडिया, एंटी हिंदू, प्रो इस्लाम आर्ट को आगे बढ़ाया जाता था। जो ओपन बाय द वे जोधा नाम की कोई भी ऐसी महारानी के बारे में मैं नहीं ढूंढ पाया जिनका अकबर से कोई रिलेशनशिप था। तो ये जो मूवी जोधा अकबर थी ये कंप्लीटली काल्पनिक चीजों पे आधारित थी। इसकी स्क्रिप्ट में कुछ भी असली नहीं था। बट वंस अगेन उस टाइम पे किसी को प्रॉब्लम नहीं हुई कि इसमें इतनी बकवास दिखा रखी है। इस्लामिक रेडिकलिज्म को और पाकिस्तान को डिफेंड करता था, क्योंकि ऐसी चीजों में कांग्रेस बिलीव करती थी। वो नहीं चाहते थे राम मंदिर बने, वो नहीं चाहते थे जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटे। वो चाहते थे कि हिंदू डिवाइडेड रहे और अपने कल्चर पे हमेशा शर्मिंदा फील करते रहे। और इसीलिए यूपीए एरा के जो आर्टिस्ट थे वो इस तरह की फिल्में बनाते थे। आज डिफरेंट ये है कि बीजेपी एक स्ट्रॉन्ग इंडिया में मानती है। वो मानती है कि भारत एक प्राउड इंडियन हिंदू सिविलाइजेशन है। इसीलिए बीजेपी के टेन्योर में कश्मीर फाइल्स बन रही है, केरला स्टोरी बन रही है।
उरी, तान्हाजी, RRR, धुरंधर बन रही है, जो मैं गारंटी कर सकता हूं कि इनमें से 90% मूवीज कांग्रेस गवर्नमेंट के अंदर नहीं बनती। और जो आजकल बहुत सारे एक्टर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं जो सडनली RSS को प्रेस कर रहे हैं, राम मंदिर की इनॉग्रेशन में जा रहे हैं, आप लिख के ले लीजिए, इनमें से आधा ऐसा नहीं कर रहे होते अगर आज कांग्रेस की गवर्नमेंट होती तो। इनको अपनी बिलीफ चेंज करनी पड़ रही है टू स्टे। Hold on, was that Rohit Shetty? That's Rohit Shetty. By the way, सूर्यवंशी 2 रोहित शेट्टी ने ही बनाई है। तो मैं कह रहा हूँ ना भाई, जिस तरफ स्केल्स नीचे जा रहे होते हैं उस तरफ कूद जाते हैं। इनको बहुत अच्छे से पता है बिजनेस। अगर आज कांग्रेस की गवर्नमेंट होती तो इनको अपनी बिलीफ चेंज करनी पड़ रही है टू स्टे सोशली रेलेवेंट। ये पाकिस्तान की तरह है, इनको जहां से रेलेवेंस मिलेगी वो उनके गोद में कूद। पाकिस्तान को जब चाइना से पैसा मिल रहा था, ये चाइना की गोद में बैठे हुए थे। आज इनको अमेरिका से पैसा मिल रहा है, इन्होंने चाइना को लात मारी, ये जाके अमेरिका की गोद में कूद रहे। तो ये बात हमेशा याद रखिए कि ऐसी मूवीज सिर्फ और सिर्फ बीजेपी के टेन्योर में बन सकती हैं। अब आप मुझे बीजेपी का फैन बॉय बोल लीजिए, क्योंकि मैं हूं, मुझे बीजेपी से डिसएग्रीमेंट्स है, बट अल्टीमेटली मैं मानता हूं कि बीजेपी से बेटर भारत के लिए कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। बट मैं होप करता हूं कि इस सिविल वॉर में नई जनरेशन जीते, नई जनरेशन और नए प्रो इंडिया फिल्म मेकर्स को बढ़ावा दे, उनको सपोर्ट दे, उनको इंडस्ट्री में लाए और उनको चांस दे। मैं होप करता हूं कि इस नई जनरेशन की बदौलत इंडियन सिनेमा में एक गोल्डन डेकेड आए, एक गोल्डन एज आए, जहां पे इंडियन मूवीज सिर्फ एंटरटेनमेंट का जरिया नहीं हो, बल्कि इंडिया के लिए एक इंपॉर्टेंट सॉफ्ट पावर वेपन भी बन सके पूरी दुनिया में अपना सॉफ्ट पावर इन्फ्लुएंस फैलाने के लिए। जो अमेरिका के लिए टॉप गन, सेविंग प्राइवेट रायन, आर्गो, जीरो डार्क 30, इंडिपेंडेंस डे, जॉन विक ने किया है, वो ये नई मूवीज इंडिया की इमेज के लिए करें। और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपके हिसाब से सबसे एक्साइटिंग ये जो नई जनरेशन के फिल्म मेकर्स आ रहे हैं, इनमें आपको कौन लगता है? आदित्य धार, SS राजामौली, संदीप वंगा, हु डू यू थिंक आपके हिसाब से इनमें से सबसे एक्साइटिंग कौन है और इनमें से किसके नेक्स्ट प्रोजेक्ट के लिए आप सबसे ज्यादा एक्साइटेड? आदित्य धर्स honestly, क्योंकि they all have their own flavor, they all are good at what they do, but जो level of realism और immersion मुझे धुरंधर में फील हुआ, वो मुझे आज तक किसी मूवी में नहीं हुआ है। तो yes, I am especially excited for Aditya Dhar's next project. And by the way, धुरंधर अभी 1700 करोड़ पार कर चुकी है, तो या शायद 2000 करोड़ हिट कर जाए, थैंक्स टू ध्रुव राठी और उसकी काली जुबान। So this is it for this video भाइयों. I hope you enjoyed it and I will see you brothers in the next one. Peace.